जो अगर पार्टी में डिफेक्शंस होती हैं अगर सेनेट के इंतखाबात के अंदर, तो फिर तो रास्ता खुल जाता आदम एतमाद का। गंडापुर साहब के खिलाफ आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि ये मुझे लगता है कि गंडापुर साहब ये शायद इससे वैसे ही तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत बरम होते हैं बहुत सी बातों के ऊपर, लेकिन मैं निहायत एहतराम से अर्ज करूंगा कि शायद शायद इस चक्कर में मुराद सईद साहब या कोई कैजुअलिटी बन जाए। हम्म। ये जो 23 लोगों की आपने बात की है, ये वो एक एक फिल्म थी जिसका कोई एक टाइटल सॉन्ग था कि सब गोलमाल है। तो ये ना, यहाँ गोलमाल ही है। यकीन माने आपको खुद समझ नहीं आता कि आप एक बंदे से मिलते हैं, वो खुद सर्टन नहीं होता कि हाँ जी ये हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया है। तरीके इंसाफ के बहुत से दोस्तों से जब गुफ्तगू होती है तो कई दफा वो भी मैंने कहा ना, जैसे बगलें झांक रहे होते हैं, और वो भी उन्हें भी नेट रिजल्ट का नहीं पता होता कि क्या होगा। ये जो 23 लोगों का आपने कहा है, हो सकता है कि ये मुराद सईद साहब को धकेलने के लिए पीछे इस्तेमाल हो। जी हाँ। तो ज़ाहिरा ये 23 जो है, आज नहीं तो कल अगर गंडापुर साहब के खिलाफ अगर ज़रूरत पड़ती है अदम एतमाद के मौके पर, तो फिर तो ये बंदे फिर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो गंडापुर साहब ने जिस फियर से ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है सेनेट की एक सीट के ऊपर, तो वो तो तलवार उनके सर पर फिर लटकती रहेगी, जिससे बचने के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है। देखिए, जब आप ये चीज एक दफा शुरू हो जाए ना जी, कि फियर फैक्टर और जो कैरेट एंड स्टिक है, आप हमारे साथ अच्छे हैं तो हम आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अगर आप हमारे साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो फिर हम आपको आपके गिर्द घेरा तंग करेंगे। अभी देखिए ना कि घेरा तो तंग हो रहा है एज वी स्पीक। 2 मुकदमात के को ट्रायल शायल वो 9 मई वाले, जी हाँ। मुझे नहीं पता कि वो कानूनी तौर आज भी पर कितने वारंट का स्ट्रांग, निकला हुआ है, बिल्कुल। या वो अलहदा कंक्लूड हुए पड़े हैं ऑलमोस्ट। और जीएचक्यू वाला केस ऑलरेडी चल रहा है। गंडापुर साहब के वारंट का, ऑल्दो वो वारंट सस्पेंड हो जाते हैं या वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया है 342 का बयान आके रिकॉर्ड और करवाएं, तामील और भी अगर नहीं तामील करते। भी इंटरेस्टिंगली जो है वो उसी दिन करने को कहा गया, 21 को, जिस दिन जो है सेनेट के जा इंतखाबात है केपी जी के जी अंदर। जा तो वो फिर आपको पता ही है कभी की दिन बड़े कभी की रातें। मैं तो अक्सर देख रहा होता हूँ कि ये जो अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये घूम फिर के इसका मजा तो सबने चखना होता है। या आज की हुकूमत माजी में चख चुकी है, आज तहरीक इंसाफ चख रही है। हु नोज सम टाइम डाउन द लाइन और दोबारा शायद टेबल्स टर्न हो तो दोबारा यही लोग चखें। तो मुनीर फारूक साहब, ये बताएं कि ये जो तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर एक शदीद किस्म की हम देख रहे हैं ग्रुपबंदी। हाँ, वो पंजाब के अंदर आप देखें, जो सलमान अकरम राजा साहब और आलिया हमजा के दरमियान एक बड़ी वाज़ेह रिफ्त दिखाई दी पिछले हफ्ते में, पिछले 3-4 रोज़ के अंदर। और इधर आप देखें तो जो दूसरी साइड है केपी के अंदर, यहाँ भी सेनेट के टिकटों के ऊपर जो एक शदीद लड़ाई सामने आई है। तो ये तहरीक कैसे चलाएंगे? ये तहरीक तो इन्होंने अब तकरीबन जहाँ से आगे 2 हफ्तों बाद ये तहरीक अपनी पीक पर लेकर जानी है, वो कैसे जाएगी पीक के ऊपर ये तहरीक? समर अब्बास साहब, आप भी बहुत से लोगों से राब्ते में रहते हैं और इस्लामाबाद में भी, आपको कोई तहरीक का सिरा नजर आ रहा है इस वक्त कहीं? बिल्कुल भी नहीं। कोई 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 ऐसा मतलब माहौल मैं बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सही है, बिल्कुल। कोई हाँ, नुक्ता मैं रूज तो मतलब दूर की बात है, नुक्ता आगाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिसे हम नुक्ता नहीं आगाज दे समझते थे। रहा। वो आपने बताया, ये आपने जिक्र कर भी या दिया कि वो तो मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पर गए थे। उन्होंने एक दावत रखी हुई थी कि उन्हें नॉमिनेट किया गया है सेनेट के टिकट के लिए, उनका उनका नाम आया, तो उन्होंने एक शुक्रिया अदा करने के लिए वहां पे उन्होंने खाना रखा हुआ था। तो सारे पीटीआई के या पार्लियामेंटेरियन वहां पे गए हुए थे। तो वो मतलब उनको ऐसे जैसे कोई बर्थडे का प्रेजेंट देने गए हुए थे, ऐसे सारे ऐसे तैयार होकर गए थे। और वो यकीनी तौर पर बड़े काबिल एहतराम शख्सियत होंगे, लेकिन मसला ये है कि कहीं कोई आपको नजर तो नहीं आ रहा ना आपको, तो जो डिफाइंट लोग हैं जिनकी जो वो नजर आ रहे हैं, जिनमें 3 शख्सियात तो आ गई है ना, ये तीनों या उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा जी हम पार्टी का, हम सियासत पर लानत भेजते हैं लेकिन हम डिफाइंट करेंगे। और बाय द वे ये हार्ड लाइनर्स हैं तमाम सारे। ये सारे वो हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम डिफाइंस शो करें टू द एस्टेब्लिशमेंट, टू द गवर्नमेंट एंड टू द एंटायर सिस्टम। लेकिन मुनीर फारूक साहब, ये भी एक लेकिन फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है, वो जो ग्रास रूट लेवल की तंजीम है, वो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है, इंटरेस्टिंगली। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए, जहन में रखिए, इमरान खान साहब को जो बयानिया है और जो उनका बयानिया लोगों तक कैसे पहुंचता है जी, वो ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए, फेसबुक पोस्ट के जरिए, वो तो ये डिफाइंस का है। वो तो या ये है कि हमने लड़ना है और रेजिस्टेंस दिखानी है। आज भी ये मैं सुन रहा था, जो खुरम जीशान साहब है, इनके स्टेटमेंट को, या इरफान सलीम साहब को, या ये आयशा बानो साहिबा को, ये लोग तो डिफाइंड है ना जी, ये डिफाइंस शो कर रहे हैं। इमरान खान का ये नजरिया है। तो अब या तो फिर ये बताएं कि इनका नजरिया ये है, या खान साहब, या तो फिर खान साहब इनके इनके ऊपर हाथ रखते कि नहीं जी बिल्कुल इन्होंने बनना है और मैं इन लोगों को दूंगा। फिर मिर्जा अफरीदी साहब को ना होता, या मिशाल यूसुफ सही सही। साहबा, या कुछ और लोग जो थे उनको ना होता। सो बहुत माजरत के साथ यहाँ तो मुझे खान साहब की अपनी भी मसलहतें नजर आ रही हैं।
तो फिर इन इन मसलहतों में घिरी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कोई इफेक्टिव तहरीक नहीं चला सकती। फिर खान साहब जो है वो तवील अरसे के लिए उनकी जो है वो जेल के अंदर ही उनका रहना जो है वो दिखाई दे रहा है, और तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो कम होने के बजाय मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा है खान साहब के बहैसियत एक सियासी पार्टी के सरबराह के। और देखिए मैं बार-बार मेरे ख़्याल में मुतअद्दिद दफ़ा समर साहब आपके प्रोग्राम में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, सियासत में लेवरेज बहुत ज़रूरी होती है। जी हाँ। मियाँ नवाज़ शरीफ के पास लेवरेज थी। उस वक़्त के आर्मी चीफ को उनसे एक एक नॉड चाहिए था, एक्सटेंशन करवानी थी। उनको पता था कि मुझे मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ। नम एक फैक्टर ये था, नंबर 2 फैक्टर ये था कि उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट विद इन अ ईयर अगर आपको याद हो तो तहरीक-ए-इंसाफ से तंग आ चुकी थी। ऐसा ही है, और डिफरेंसेस आ गए वो थे। ये उन्होंने डिफरेंसेस आ गए थे, वो खुलेआम जर्नलिस्टों को बुला के कहा जाता था, यार ये बड़े नालायक हैं, ये बड़े नालायक हैं, ये बड़े मैं तो आई कैन नेम जो ऑनरेबल उस जी वक़्त हाँ। लोग थे, वो कहा जाता था कि ये बड़े नालायक हैं, आप इनकी जो ऐसी-तैसी फेरनी है फेरें, हम तक डर्ट नहीं आनी चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग इट वेरी क्लियरली। सो वो लेवरेज थी मियाँ नवाज़ शरीफ के पास बहैसियत सियासतदान। वो बाहर गए, फिर पीडीएम बनी, चले उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी हुए, लेकिन उस लेवल का मामला नहीं था। यहाँ तो ताज्जुब ये होता है, हम रोज़ यही सोचते हैं कि यार वो कौन-सा मोमेंट होगा जब हमें पता लगेगा बहैसियत साहब की यहाँ पॉलिसी तब्दील हो गई है जी हाँ। या खान साहब के लिए कोई दोबारा से रास्ता खुल रहा है। वो पिछले 3 साल से तो नहीं खुला। तो इस सारी लड़ाई में चले कोई तहरीक चलती हुई तो दिखाई दे नहीं रही, तहरीक के हिसाब की मुश्किलात कम होती दिखाई दे नहीं रही। इससे हट के एक जो अहम मामला है इस वक्त मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब फिर से जो है वो ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। वो हुकूमत की भी आंख का तारा है, वो अपोजिशन की भी आंख का तारा बने हुए हैं। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है उसका ऐसा तो वो कतई नहीं बनने जा रहे, लेकिन किस तरफ आपको उनकी सियासत जाती हुई दिखाई दे रही है? वो खुद भी एक मुजामत की बात कर रहे हैं कि मैं मुजामत भी करूंगा, इस हुकूमत की अपोजिशन भी करूंगा, केपी के अंदर भी अपोजिशन करूंगा। तो उनको आप कहाँ पे देख रहे हैं फिट आता हुआ सियासत के अंदर? देखिए, मौलाना साहब बहुत ही तजुर्बाकार हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, उनकी गिले हुकूमत से तो हैं ही हैं, इन दोनों जमातों से, उनके गिले एस्टेब्लिशमेंट से भी है। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों को खुद कहते हैं कि भई आपने बाकियों को भी मुसल्लत किया और गंडापुर साहब को भी आपने मुसल्लत किया है। तो वो तो बहुत से गिले करते हैं और वो अभी भी आगे भी गिले करेंगे और मौलाना साहब बहुत दुरुस्त फैसले लेना जानते हैं। देखिए, वो फिलहाल तो वो ज़रूर आजकल तो वो फाटा के ऊपर एक स्टैंड लेके खड़े हैं या कि फाटा की या जो मर्जर था केपी के अंदर वो वापस किया जाए फैसला, वो कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए, एक और तरमीम की जाए। इस पे उन्होंने पूरी एक तहरीक जो है वो कायम कर रहे हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है मौलाना साहब उसमें कामयाब भी हो जाएँ। हम्म। लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया ना सिर्फ़ मौलाना साहब के कहने पे नहीं होगा। मौलाना साहब का क्लेम ये है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट या मुल्क का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो भी ये समझता है कि ये तरमीम दुरुस्त नहीं थी या ये इंज़माम दुरुस्त नहीं था, इसको रिवर्स किया जाए। मेरे उस पे चंद सवालात अपनी जगह अभी भी मौजूद हैं। लेकिन मौलाना साहब दुरुस्त वक़्त पर दुरुस्त सियासी फ़ैसले कर लेते हैं। सही है। वो एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे भी नहीं जाते और वो मौलाना साहब के अंदर एक ख़ुसूसियत ये है कि वो रास्ते बंद नहीं करते, ना अपने लिए, ना उन लोगों से जो उनसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए तो देखिए ना जब मर्ज़ी होती है गेट क्रैश करके वज़ीर-ए-आज़म आ जाते ऐसा हैं ही है। फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। मोहसिन नकवी साहब का जब दिल करता है वो मौलाना साहब से मिलते हैं। मौलाना साहब हर एक को वेलकम करते हैं और गुफ्तगू करते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। जी हाँ। तो मौलाना साहब तो आपको पता है ब रास्ता हर जगह वो निकाल लेते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी मौलाना साहब ने रास्ता तो निकाला था ना जी। सही है। और अगर कोई ये कहे कि 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के हलाली उसूलों के मुताबिक पास हुई थी, तो मैं यही कहूँगा कि चलें बस क्या कहा जा सकता है। सही। चलिए बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आपने तज़िया मुलाहिज़ा किया सीनियर साफ़ी तज़्येकार मुनीब फारूक साहब का।